नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स बाय आशीष विश में। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम लोग कुछ एक डिफिनेशन छोटा सा दे दे इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। Generally, the reverse process of differentiation लिख लीजिएगा is called integration। पहला पॉइंट ध्यान नोट पे रखिएगा, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, जो छोटे मोटे जो दो चार पॉइंट लिखवाएंगे उसको लिखवाने के बाद हम लोग सीधे फार्मूले पे चलेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आप लोग जितना अधिक याद करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो दूसरा टॉपिक है, कुछ सिनोनिम्स होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो सिनोनिम्स में पहला इसका हम लोग नाम देते हैं। पहला इसका जो सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और जो इसका सेकंड होता है सिनोनिम्स, सेकंड वाला सिनोनिम्स थोड़ा याद नहीं होता, भूल जाते हैं सब लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या तो फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, तो समझ जाइएगा कि उसका हमको इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रिवर्स प्रोसेस होता है आपका डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट एक लेकर आते हैं रिवर्स प्रोसेस के बेस पे, एक थर्ड पॉइंट एक नाम ही दे दें इसको हम लोग। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ddx ऑफ fx प्लस का c जैसे गिवन है आपका, तो fx प्लस c अगर गिवन है तो fx का जो अगर डिफरेंशिएशन होगा, मान लीजिए इसको हम लोग कैपिटल x सपोज करते हैं, कैपिटल fx है, और c का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा आपका, 0 होगा। कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है ना, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये क्या आपका डिफरेंशिएशन है। लेकिन जैसे इसका हम लोग रिवर्स करेंगे, भाई हमने क्या पढ़ा कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स क्या होगा कि इंटीग्रेशन, आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx कैपिटल लिखे यहाँ पर, इसको यहाँ पर डिनोट करिएगा, fx dx विच आर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल fx dx विच आर इक्वल टू स्मॉल fx प्लस का कितना, c, स्मॉल fx प्लस का c। तो a स्मॉल fx प्लस का c हम लोग ये जो देख रहे हैं, यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स वाला प्रोसेस होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका fx को क्या बोलेंगे, c को क्या बोलेंगे, आपका a साइन कहाँ से आया, तो इसको विषय में पहले डिस्कशन कर लें। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट, अगर हम c के विषय में डिस्कशन करें तो वेयर c इज एनी कांस्टेंट। अगर हम c के दूसरे पॉइंट की बात करें तो c को क्या कहेंगे, जो हमारा c है, c कांस्टेंट को कोई नाम भी देते हैं कि c इज इनडिफिनिट। क्या हमारा इनडिफिनिट, विच इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे, आप लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो c का केस क्या है, c के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। c के बिहाफ पर ही हम इसको क्या नाम दिए, आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का नाम दिए। तो c क्या है आपका, c आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि न तो वेरिएबल है, न तो क्या आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का पार्ट होता है c। ध्यान दीजिएगा, न तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे प्योरली, न तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल बोलेंगे, और वो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का पार्ट होता है। अब कैसे होता है इसके विषय में थोड़ा डिस्कशन कर लें हम लोग। जैसे अगर हम c का वैल्यू 1 फिक्स कर दें, c का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग 1 फिक्स कर दें, तो उसका जो कुछ भी मिलेगा, जो भी fx प्लस c, भाई fx कोई फंक्शन है और c कोई कांस्टेंट है, तो कोई ना कोई ग्राफ देगा, तो उसका ग्राफ एक फिक्स हो जाएगा।
सी का ग्राफ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर जैसे ये सी इक्वल टू 1 ले लें, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं सी के यूज को। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, हम इसके विषय में बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कहाँ से आया, ठीक है ना। अब आप लोग चाहे तो भाई पढ़े हैं, बहुत सारे यूज आए हैं फिजिक्स में, तो इस सब फार्मूला भी देखा गया था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस का कितना होता है आपका सी होता है, इस वाले फार्मूले का यूज करके होता है, लेकिन इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्स डी एक्स कितना वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना होगा आपका सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो y का वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट आप कितना c आ रहा है। भाई c तो लगाना ही पड़ेगा हमको, कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। अगर आपका ये इनडिफिनिट है, अगर आपका ये इनडिफिनिट है तो हमको कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू कितना आया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट अब कितना आपका c। अगर यहाँ पर c का वैल्यू 1 फिक्स कर दे, ध्यान दीजिएगा बस यहीं पर, अगर c का वैल्यू यहीं पर क्या कर दे हम लोग 1 फिक्स कर दे, जैसे c है इफ c इक्वल टू 1, जैसे इफ क्या करें हम लोग c इक्वल टू 1 फिक्स कर दें यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट आप कितना आपका आएगा 1 आएगा। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। y इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट आप कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा जैसे कि ये 1 आ गया तो इसका फिगर, जैसे 1 को हटा देंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक इसका फिगर बनेगा आपका पैराबोला का प्लस 1 का, मतलब ये जो फिगर बन गया आपका भाई ओरिजिन से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1 का सॉरी 0 का कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। 0 का कितना होगा आपका 1 होगा। अरे ग्राफ क्या होगा y इक्वल टू कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना होगा 1 होगा। तो ये ग्राफ हमारा फिक्स हो गया। अब इस वाले ग्राफ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इस वाले ग्राफ को y इक्वल टू अगर c इक्वल टू फिक्स कर दिए 1 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, इस वाले ग्राफ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग बस 1 को हटाकर ओनली c लिखें, ओनली क्या लिखे हम लोग c लिखे, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसका ग्राफ क्या हो सकता है। तो एक फैमिली ऑफ ग्राफ को डेवलप करेगा, जैसे कि एक ग्राफ क्या बनेगा आपका, अगर c केवल गिवन है तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बन सकता है आपका, ये वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ होंगे। ये -2 पे आएगा c इक्वल टू -2 पर, एट c इक्वल टू -2, एट c इक्वल टू कितना -1, 0 पर 1 पर 2 पर, ऐसा आता रहेगा आपका। यहाँ पर एक कंडीशन देख सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं यहाँ पर इन सबको रियलाइज करने के बाद कि इनका जो स्लोप होता है वो ध्यान समझिएगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब समझ रहे हैं, इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो किसी एक पॉइंट से स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, एक पॉइंट से अगर जो इसका जो स्लोप होगा वो इसका जो स्लोप कहेंगे वो स्लोप क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ से जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर c का क्या रोल होता है, अगर c का वैल्यू फिक्स है तो आपका वो डिफिनिट हो गया, अगर c का वैल्यू फिक्स नहीं है तो आपका क्या होगा वो इनडिफिनिट होता है। c का ही रोल होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट करने में, ये चीज तो क्लियर है आप लोगों को, हमें लगता है। तो c क्या है हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ना तो वो कांस्टेंट होता है भाई, अगर वो कांस्टेंट ही होता तो उसका सीधा नाम हम लोग कांस्टेंट क्यों नहीं दे देते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो वेरिएबल होता तो सीधे बोल देते सी इज वेरिएबल, लेकिन ना तो वेरिएबल है नहीं कांस्टेंट है, तो उसको एक अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे अच्छे खासे फार्मूले का। फार्मूला आपका देखेंगे कि कुछ इंटीग्रेशन के बिहाफ पे कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं, लीनियर फार्मूले के लिए क्या यूज होता क्या यूज नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे फार्मूले के बेस पे। और बहुत बेसिक सी बात यह है कि कुछ फार्मूलों का प्रूफ भी क्वेश्चन, कुछ फार्मूलों का जो प्रूफ होता है वो भी आपका पेपर में पूछता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सी हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। एक हम यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होता है स्मॉल एफ एक्स प्लस कितना होगा आपका सी होगा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को एफ एक्स वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं। बस ये नाम पूछ लिया जाता है कि भाई इसको क्या बोलेंगे। ये हमारा क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटीग्रल इसे हम क्या बोलेंगे इंटीग्रल बोलेंगे। ए एक्स डी एक्स क्या डिनोट करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डी एक्स होता है।
dx का महत्वपूर्ण रोल क्यों होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे x है तो x के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एक जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फंसाने वाला थोड़ा सा, जिसमें सब दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा आपका। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, जैसे dx है, एक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx होता है, a की पावर x dx होता है। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर x वेरिएबल होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, a की पावर x अपान में कितना होता है log, log कितना होगा आपका a होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा a की पावर x dx इक्वल टू कितना होगा, a की पावर x अपान में कितना होगा आपका log, प्लस का कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। अगर हम c नहीं लगाते हैं तो समझ जाइए कि आपको c लगाना है, जब तक इसका कोई ना कोई लिमिट नहीं दिया है। अगर लिमिट दिया रहेगा तो c नहीं लगाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, वो डेफिनेट हो जाएगा। अगर कोई ना कोई लिमिट नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा c को यूज करेंगे। ठीक, a की पावर x dx इक्वल टू कितना होगा, a की पावर x अपान में कितना होगा log a प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। जब यहाँ पर x क्या है आपका, x क्या है आपका वेरिएबल है और a क्या है कांस्टेंट है। x क्या है आपका वेरिएबल है, a क्या है आपका कांस्टेंट है। जस्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस यही क्वेश्चन रहेगा सेम केस में। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, यहाँ पर dA कर दिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको dA कर दिए, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, a के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो a के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो a आपका कांस्टेंट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा आपका a की पावर x प्लस 1 अपान में कितना होगा आपका x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट देता है, क्या देता है आपका डिफरेंस, ये जो dx जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a फिक्स नहीं होता कि आपका x ही कांस्टेंट है, यहाँ पर a को भी आपका कांस्टेंट देख लिया जाता है। आप लोग जनरली क्वेश्चन को भी देख सकते हैं यहाँ पर कि a के पावर x dx का जो वैल्यू है a के पावर x अपॉन log a प्लस c होता है, और यहाँ पर a के पावर x dA अगर रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा a के पावर x प्लस 1 अपॉन में कितना होगा आपका x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। क्लियर, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर जिसका जिसका जो रोल था उसको तो यहाँ पर हमने बता दिया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं फार्मूले को डिस्कस करेंगे। अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कुछ फार्मूलों का प्रूफ आपका क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उसका हम लोग प्रूफ बताएंगे और साथ साथ उसको करने का तरीका भी देखा जाएगा कि कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा जो भी आपको अच्छा लगे इसमें, हालांकि सब कुछ पॉइंट वाइज है, सब कुछ नोटेबल है। तो हम लोग सब इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले फार्मूले से। पहला वाला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ c dx है। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा आपका cx प्लस का कितना आपका c डैश। हमेशा ध्यान दीजिए कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो cx प्लस कितना होगा आपका c डैश। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा है आपका, एग्जांपल यही है कि इंटीग्रेशन आप जैसे 2dx कर दिए हम लोग, 2dx कर दिए, यहाँ पर 2 क्या आपका कांस्टेंट है कोई भी, तो 2dx से तो भाई जो c था, यहाँ पर c था, यहाँ पर dx था, तो बस हम लोग c में x का मल्टीप्लाई कर दिए। सेम केस में अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर c के साथ x का मल्टीप्लाई, इसी प्रकार यहाँ पर 2 के साथ x का मल्टीप्लाई प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे। क्लियर है, ये तो हमारा पहला वाला फार्मूला था। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन। आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n dx। इसको डिस्कशन करने से पहले हम लोग इसके कुछ अदर फॉर्म को देख लेते हैं। तो इसका अदर फॉर्म जैसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर सॉरी ax के पावर ax प्लस b के पावर n dx। और हमको इसको सॉल्व करना है, ax प्लस b के पावर n को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमेशा लीनियर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऐसा ही हो फॉर्म ax प्लस b ही हो। आपका 2x प्लस 3 हो सकता है, 2/3 माइनस का 4 हो सकता है, √2 इंटू कितना हो सकता है x प्लस के पावर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो कहने का मतलब कि ये जो होना चाहिए आपका लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए आपका, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रही बात, लीनियर का मतलब रैखिक होता है, तो रैखिक रूप में होना चाहिए।
लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है, बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, इसका जो सोल्यूशन होता है कितना होता है कि a के पावर ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपान में कितना होगा आपका n प्लस वन, और यहाँ पर कितना होगा 1/a, 1 कितना a। ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके विषय में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे है ये सब चीजें, लेकिन बस फार्मूले तो हम लोग देख ही सकते हैं। ax प्लस बी टू द पावर अगर n है तो कितना होगा ax प्लस बी के पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन इंटू 1 कितना होगा आपका a होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर हम लोग, एग्जांपल की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन आप जैसे यहाँ पर ले ले 2x माइनस 3 की पावर 4, 2x माइनस 3 टू द पावर कितना 4, तो सेम केस में क्या होगा आपका 2x प्लस 3 टू द पावर, सॉरी माइनस है, 2x माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 1 अपान में कितना होगा आपका 4 प्लस 1 इंटू 1 कितना 2 इंटू 1 कितना 2 भाई x का कोफिशिएंट, यहाँ पर हमने क्या किया था 1/a क्या है x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है तो 1 कितना होगा 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 टू द पावर कितना हो गया 5, और अपान में 5 इंटू 2 कितना होगा आपका 10 होगा, और प्लस कांस्टेंट आप c हमेशा ऐड करेंगे। मैंने कहा ना हम भूल भी जाए फिर भी आप लोग अपने से याद करके इसको c लगाते रहिएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को ax प्लस बी टू द पावर n dx का फार्मूला। अब इसके भी पे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू n। ये हमेशा दिमाग में रखना। अगर हमको इस वाले फॉर्म को, ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है, ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म तो आपका a है ax प्लस बी टू द पावर n, इससे रिड्यूस होकर ये बना है। देखिए रिड्यूस कैसे हो रहा है कि b इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो हमारा a वैल्यू आ रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c, जैसे यहाँ पर हम लोग भूल गए, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। तो इसका एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, एग्जांपल इसका अगर हम देखें, इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखेंगे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5/2, छोड़िए 5/2 हटाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx हो, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान में कितना करेंगे हम लोग 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 अपान में कितना 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। तो यहाँ पर कितना होगा x की पावर 5 होगा, x की पावर कितना हो गया आपका 5 हो गया, अरे 4 प्लस 1 5 होगा अपान में कितना 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला फार्मूला यूजफुल कब है, जब x इक्वल टू क्या हो नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 पे ये हमारा यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कि अरे उल्टा हो गया कि x नॉट इक्वल टू 1 पे यूज नहीं होगा। अगर हम x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर x इक्वल टू यहाँ पर -1 ले लें, नॉट 1 पे नहीं, x इक्वल टू यहाँ पर अगर हम लोग -1 ले लें, सॉरी x नहीं n इक्वल टू, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर n इक्वल टू यहाँ पर -1 ले लें तो ये फार्मूला हमारा यूज नहीं होगा। ये फार्मूला सब पर है लेकिन x नॉट इक्वल टू 1 पर है, -1 पर है। क्लियर है ना। अब समझिएगा कि फिर से मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, जैसे इसका एक अदर एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर कॉर्नर में जगह है, एक अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर अगर हम लोग -5 dx ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5 dx ले लिए, तो सेम फॉर्म में x की पावर -5 प्लस 1 अपान में कितना होगा -5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फार्मूला हमने क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, सॉरी कितना होता है आपका x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो देखेंगे पावर n का वैल्यू कितना आपका -5, ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू -5, और यहाँ पर -5 रहेगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 कर दिया, यहाँ पर प्लस का कितना हो गया आपका 1 हो गया, और अपान में भी माइनस, मतलब n प्लस 1 है, n का वैल्यू -5, तो -5 प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा x की पावर, ध्यान दीजिएगा, x की पावर -4 अपान में -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है। तो इस वाले फार्मूला का यूज तो समझ में आया होगा कि x की पावर n dx का फार्मूला यूज कैसे करते हैं। तो x के पावर n dx का फार्मूला कैसे यूज होता है कि जो उसका पावर होता है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, और अपान में कितना होता है उसका जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करके उसका
कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। जैसे हम लोग फिर से एक एग्जांपल चाहे तो ले लें, जैसे जितना एग्जांपल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। एक एग्जांपल आप लोग के लिए, ये एग्जांपल नोट करिएगा, नोट में रहेगा। ये आपको करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट में दिखा दीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फार्मूले नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग दो फार्मूले देखें यहाँ पर, x की पावर n dx और यहाँ पर देखा ax + b की पावर n। ए वाला जो फार्मूला है इसका रिड्यूसिबल फॉर्म है। रिड्यूस कब होता है, जब b = 0 रखेंगे और a = 1, तो b 0 तो एक खत्म हो गया, a = 1 रखें, a = कितना 1 रखें, तो यहाँ पर 1 हो गया तो बस x बचेगा, तो x की पावर सीधे आएगा n, तो हमारे ये फार्मूला आएगा। ये फार्मूला यूजफुल कब नहीं है, जब n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू अगर -1 है तो फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, log x करके आता है, कांस्टेंट ऑफ c आएगा, ठीक। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिखते रहिएगा। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग। फार्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b dx। हम लोग इसी फॉर्म में हर फार्मूले को डिस्कस करेंगे। लीनियर फॉर्म है आपका, ध्यान दीजिएगा, लीनियर फॉर्म है तो हमेशा एक ही दिमाग में होना चाहिए। क्या इसका जो फार्मूला होगा कितना होगा, log ax + b अपॉन में a हमेशा रहेगा, जो x का कोफिशिएंट रहेगा। अगर इस फॉर्म में है तो 1/a log ax + का b प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अब इसका रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होगा, इसका रिड्यूसिबल फॉर्म होगा, इसको नोट करिएगा भाई। दो फार्मूले में साथ साथ लिखेंगे, दोनों का एग्जांपल भी साथ साथ में देखेंगे, या तो इसका एग्जांपल भी देखना है यहाँ पर लगे हाथ। इसका एग्जांपल क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस का 3 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस का 3 देखें, तो भाई यहाँ पर ax + b के प्लेस पे 2x + 3 है तो dx है, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे क्या कि log क्या होगा आपका, log ax + b के प्लेस पे आपका 2x + 3 और अपॉन में a के प्लेस पे कितना आपका 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, हमारा आंसर है। एक अलग एग्जांपल लेते हैं 1/2/3 x माइनस का 3 है कि नहीं, या तो 4 ले लो या तो √2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। a dx है तो b का वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा आपका log 2/3x माइनस का √2 और अपान में कितना होगा आपका 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। 3 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो 3/2 ln कितना आएगा आपका 2/3 x प्लस का माइनस का √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, हमारा आंसर, ठीक। ये आपका फार्मूला था। और यहाँ पर दो हम लोग एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 बहुत सिंपल, फिर से देख लीजिएगा। जैसे ax + b है तो इसका फार्मूला log ax + b, अब आई कितना होगा आपका a होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x + 3 है तो a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे कितना 3, तो यहाँ पर जहाँ a है वहाँ पर 2 और जहाँ b है वहाँ पर 3, और बाई a है तो a का वैल्यू कितना आपका 2, तो यहाँ पर आंसर प्लस का कांस्टेंट ऑफ कितना आपका c। और सेम केस में हम लोग इसको भी देख सकते हैं 1/2/3x प्लस का कितना, सॉरी माइनस का कितना आपका √2 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो log कितना आएगा 2/3x माइनस का कितना होगा आपका √2 और अपान में कितना होगा आपका 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही बात? आप इसको बार बार रिपीट करके, अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए, ठीक। नहीं तो हमें तो लग रहा है कि हो सकता है इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि जो a का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है वही अपॉन में आएगा। बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, और ये हमारा इक्वेशंस कैसा होना चाहिए आपका, लीनियर होना चाहिए, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये लीनियर नहीं है तो हम लोग इस फार्मूले को नहीं यूज कर सकते, तो उसको करने का दूसरा तरीका होता है, ठीक है। चलिए तो इसका देख लें फार्मूला हम, फार्मूला नंबर 3, इसका रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है। रिड्यूसिबल फॉर्म करने का मतलब एक ही हमारा सेंस है कि वहाँ पर b का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 0 होगा और a का वैल्यू 1 होगा। b का वैल्यू क्या होगा 0 होगा और a का वैल्यू 1 होगा। तो देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, तो बस बचा कितना x और यहाँ पर कितना dx। तो यहाँ पर वैल्यू b का वैल्यू 0,
ए का वैल्यू 1 तो बचा कितना x log a सॉरी log x और यहाँ पर कितना a का वैल्यू कितना हो गया आपका a का वैल्यू 1 है तो भाई 1 का मतलब कोई है नहीं प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c तो 1/x dx का वैल्यू कितना होता है आपका log x प्लस का कितना c होता है। अब यही चीज बता रहे थे आपको जैसे x है x कहाँ जाएगा आपका ऊपर तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका log x प्लस का c। तो ये -1 के लिए जो अगला वाला फार्मूला हम लोग देखे थे वो -1 के लिए ऑथेंटिक नहीं था, ठीक है ना, वो -1 के लिए सही नहीं था। -1 के लिए हमारा फार्मूला कितना आपका log x प्लस का c है। बात सबको समझ में आ रहा है? सही है ना? आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एक अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सॉरी क्वेश्चन नहीं फार्मूला है, फार्मूला आपका अगला ये है, फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर कितना आपका ax प्लस b dx करके है, बहुत ध्यान समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b करके है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा फिर से मैंने बताया e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन x के प्लेस पे हमको लिखना क्या है ax प्लस का b और भाई अपॉन में हमेशा a, अपॉन में x का कोएफिशिएंट हमेशा भाई कितना रहेगा आपका a, जैसे इसको भी देखा हमने प्लस का कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c। जस्ट टेक एन एग्जांपल ax इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ले लें हम लोग √2x माइनस का 2 या माइनस का 3 ले लें, क्लियर है। इसका अगर हम लोग dx करें तो कितना होगा भाई, हमने सेम बेस पे चले तो भाई यही चीज यहीं पर दिख रहा है आपको लिखा हुआ तो e टू द पावर कितना होगा आपका √2x माइनस का 3 बाई √2 x का कोफिशिएंट अपॉन में x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अदर एग्जांपल ले मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस का 2x प्लस का 1 dx माइनस का 2x प्लस का 1 dx। अब ध्यान दीजिएगा इसका भी इंटीग्रेशन सेम फॉर्म में होगा, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा आपका सेम फॉर्म में होगा। e टू द पावर कितना होगा माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 1 अपान में कितना भाई x का कोएफिशिएंट कितना माइनस का 2 तो माइनस का 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। नहीं आ रही बात समझ में आया? कितना होगा माइनस का 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। चलिए ये हम लोग दो एग्जाम मतलब दो देखिए क्वेश्चंस। अब अगला हमारा जो फार्मूला है फार्मूला नंबर 4 इसके विषय में डिस्कशन करिएगा। आप लोग फार्मूला लिखिएगा साथ साथ जो क्वेश्चन नीचे दे लिख रहे हैं उसको भी लिखते चलिएगा, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 5 क्या है, फार्मूला नंबर 5 क्या है कि हम लोग अब ट्रिगो की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b। हम लोग ax प्लस b वाले फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यही वाला फॉर्म मैक्सिमम यूज होगा, ठीक है ना। x cos x sin x tan x को तो हम तो जान ही जाएंगे, इसका फार्मूला यही होता है। लेकिन इसका रिड्यूसिबल फॉर्म से है तो साइड में हम लिख दे रहे हैं उसको भी लिख लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का कितना होगा log x प्लस का c। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का वैल्यू कितना होगा e की पावर x प्लस का c। अब जैसे यहीं पर है sin ax प्लस b का कितना होगा माइनस का cos ax प्लस का b और बाई में a किसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। और इसको भी देख रहे हैं तो भाई क्या करना है हमको बस sin x करना है। जो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का जो वैल्यू होगा माइनस का कितना होगा आपका cos x प्लस का c, सेम केस में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या होगा जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 अगर हम देखें यहाँ पर तो 2x माइनस 3 का जो इंटीग्रेशन होगा 2x माइनस 3 का क्या अगर इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा तो ध्यान दो मैंने क्या बताया माइनस का cos 2x तो माइनस का cos कितना होगा आपका 2x माइनस का 3 और बाई में कितना होगा a क्या है भाई x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आपका 2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है आपको? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यही सब वैल्यू। इसका एक और फॉर्म हो सकता है जैसे एग्जांपल ऐसे भी पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx sin 5x dx तो भाई b तो है नहीं बस 5x है तो सेम फॉर्म में होगा माइनस कितना होगा आपका cos 5x बाई कितना 5 का प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। अदर फार्मूले हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए बस और फैला दीजिए इसको अगर अच्छा लगा हो तो।